नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एग्जाम सीरीज प्लेलिस्ट के कंप्यूटर नेटवर्क में पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके आगे आने वाले एग्जाम में यूजफुल रह सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है एरर कंट्रोल। सेंडर से रिसीवर को डेटा भेजते समय इस बात की बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि डेटा जो है वो लॉस्ट हो सकता है या फिर करप्ट हो सकता है। तो एरर एक ऐसी सिचुएशन होती है जब सेंडर के द्वारा भेजा गया डेटा रिसीवर के पास पहुंचता है तो जो रिसीवर के पास डेटा होता है वो सेंडर के द्वारा भेजे गए डेटा के साथ मैच नहीं करता। तो जब हमें वहाँ पे एरर का पता चलता है तो उस डेटा को दोबारा रीट्रांसमिट किया जाता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में एरर कंट्रोल की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसकी वजह से जो हमारे डेटा में या पैकेट में कोई एरर होता है उसका हम पता लगा लेते हैं और हम सिक्योरली अपने पैकेट को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं, वो भी बिना किसी एरर के। तो डेटा लिंक लेयर में एरर कंट्रोल डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान लॉस्ट होने या करप्ट होने वाले डेटा का पता लगाने और उसे रीट्रांसमिट करने की एक प्रोसेस है। किसी भी रिलायबल सिस्टम में ऐसे एरर्स का पता लगाना और उसे ठीक करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। ओएसआई मॉडल के ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर में दोनों में एरर डिटेक्शन और करेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम डेटा लिंक लेयर के बारे में बात कर रहे हैं और बिट बाय बिट उसे चेक कर रहे हैं कि कहीं इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे एक और छोटी सी टर्म आती है फ्लो कंट्रोल। तो डेटा कम्युनिकेशन फील्ड में फ्लो कंट्रोल दो नोड्स के बीच या दो डिवाइसेस के बीच डेटा ट्रांसमिशन रेट को मैनेज करने का एक प्रोसेस है। फ्लो कंट्रोल के इश्यूज को ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ डेटा लिंक लेयर के द्वारा हैंडल किया जाता है। फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म का मेन फोकस फास्टर ट्रांसमिटिंग सेंडर के द्वारा भेजे गए डेटा को ओवरलोड होने से रोकता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरर। मेनली दो तरह के एरर होते हैं जिसमें फर्स्ट है सिंगल बिट एरर एंड देन सेकंड इज बर्स्ट एरर। तो सिंगल बिट एरर क्या होता है? जब सेंडर के द्वारा सेंड किए गए डेटा में से केवल एक बिट में चेंज हो जाता है तो इसे सिंगल बिट एरर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए हमने 4 बिट रिसीवर को सेंड की 1111 तो रिसीवर के पास जाके ऑटोमेटिकली वो एक बिट जो है उसमें 0 में चेंज हो गई तो क्या हो गया 1110। तो इसे हम बोलेंगे सिंगल बिट एरर। नेक्स्ट इज बर्स्ट एरर। जब सेंडर के द्वारा भेजे गए डेटा में 2 या 2 से ज्यादा बिट्स में कोई चेंज आता है तो इसे बर्स्ट एरर कहा जाता है। नेक्स्ट इज फेसेस है एरर कंट्रोल जिसमें फर्स्ट है एरर डिटेक्शन, सेकंड है एक्नॉलेजमेंट एंड देन थर्ड इज रीट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एरर डिटेक्शन क्या होता है। तो एरर डिटेक्शन में क्या होता है कि इसमें हमें रिसीवर एंड में पता लगाना होता है कि जो रिसीव्ड डेटा है उसमें कोई एरर है या नहीं, मतलब कि हम एरर को डिटेक्ट करते हैं। सेकेंड इज एक्नॉलेजमेंट। यदि किसी एरर का पता चलता है तो रिसीवर सेंडर को एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है। नेक्स्ट है रीट्रांसमिशन। जब सेंडर एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मैसेज रिसीव करता है तो वो डेटा को फिर से रीट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि सेंडर से रिसीवर तक डेटा के प्रॉपर ट्रांसमिशन के लिए फ्लो कंट्रोल से है और एरर कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच एरर फ्री डेटा को ट्रांसमिट करने से है। जो फ्लो कंट्रोल है वो फीडबैक बेस्ड फ्लो कंट्रोल और रेट बेस्ड फ्लो कंट्रोल रिसीव करने के लिए एक अप्रोच है और एरर कंट्रोल में एरर का पता लगाने के लिए पैरिटी चेकिंग, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड जिसको हम CRC बोलते हैं और चेकसम जैसी अप्रोच है। और इनका इम्पैक्ट क्या होता है कि फ्लो कंट्रोल में रिसीवर बफर के ओवररनिंग से बचाता है और डेटा का लॉस होने से रोकता है और एरर
कंट्रोल में डेटा में आने वाले एरर को डिटेक्ट करके उन्हें करेक्ट करता है। अब इसके बाद हम एरर डिटेक्शन को आगे डिटेल में जानते हैं, जिसमें फर्स्ट है VRC यानी कि वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। इस डेटा में एक रिडंडेंट बिट जिसे हम पैरिटी बिट बोलते हैं उसे डेटा में ऐड किया जाता है। इसमें पैरिटी बिट को इस तरह ऐड किया जाता है कि डेटा में जो 1 की संख्या है वो इवन हो, तो इसे इवन पैरिटी चेकिंग बोला जाता है। अगर इसमें नंबर ऑफ वंस इवन है तो इसमें 0 बिट को ऐड किया जाता है, और अगर इसमें नंबर ऑफ वंस ऑड है तो 1 बिट को ऐड किया जाता है। इसमें कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो ऑड नंबर ऑफ वंस को चेक करते हैं, तो इसे ऑड पैरिटी चेकिंग कहा जाता है। इसमें अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो 0 बिट को ऐड किया जाता है, और अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो 1 बिट को ऐड किया जाता है। सेकेंड इज LRC यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। LRC में हम पैरिटी बिट के रूप में ब्लॉक ऑफ कोड्स का उपयोग करते हैं। इसमें हम डेटा की हर एक ब्लॉक को लेते हैं और लॉन्गिट्यूडनली पैरिटी बिट को कैलकुलेट करते हैं। जो सेंडर होता है वो ब्लॉक ऑफ पैरिटी बिट के साथ ओरिजिनल डेटा को सेंड करता है। नेक्स्ट इज CRC। CRC स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। जो CRC है वो बाइनरी डिवीजन पर बेस्ड है। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका प्रयोग डिजिटल डेटा में एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। CRC में एक स्पेसिफिक नंबर को डेटा के ब्लॉक के साथ ऐड कर दिया जाता है, और ये चेक करता है कि डेटा के ट्रांसमिशन और स्टोरेज के समय डेटा में कोई चेंज तो नहीं हुआ, और इस डेटा को जो रिसीवर है वो रिसीव करता है और डेटा को चेक करता है। ये CRC वैल्यू के द्वारा रिसीव हुए डेटा की सेंडर द्वारा भेजे गए डेटा के साथ कंपेयर करता है, और अगर रिसीव हुए डेटा में कोई एरर आ जाता है तो जो रिसीवर है वो सेंडर को दोबारा वो डेटा ब्लॉक सेंड करने के लिए एक्नॉलेजमेंट भेजता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो CRC है वो बाइनरी डिवीजन पर बेस्ड है, और इसलिए इसे पॉलिनोमियल कोड चेकसम भी कहा जाता है। इस टेक्निक को 1961 में W. वेस्ले पीटरसन ने डेवलप किया था। CRC को हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है और इसे मैथमेटिकली एनालाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज चेकसम। चेकसम का उपयोग दो ग्रुप्स के डेटा को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ये डिसाइड करता है कि जो दोनों ग्रुप्स में डेटा है वो इक्वल है, कहीं उसमें कोई एरर तो नहीं है। इस टेक्निक में जो सेंडर है वो डेटा की चेकसम वैल्यू को जनरेट करता है और डेटा को रिसीवर को सेंड करता है। इसके बाद जो रिसीवर है वो उस डेटा की इसी तरह कैलकुलेशन करता है और चेकसम वैल्यू को जनरेट करता है। यदि दोनों वैल्यू आपस में मैच करती हैं तो ये समझ जाना चाहिए कि जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो सही तरीके से हुआ है और उसमें किसी तरह की कोई भी एरर नहीं है। चेकसम जो है वो डेटा में एरर्स को डिटेक्ट करने की एक टेक्निक है। चेकसम को हम हैश सम भी बोलते हैं। इसके अलावा चेकसम का प्रयोग डेटा की इंटेग्रिटी को डिसाइड करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट इज रीट्रांसमिशन। जब किसी एरर का पता चलता है तो जो स्पेसिफाइड फ्रेम्स हैं उन्हें दोबारा सेंड किया जाता है, तो इस प्रोसेस को ARQ यानी कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट कहा जाता है। डेटा लिंक लेयर में जो एरर कंट्रोल है वो ARQ पर बेस्ड है। एरर का पता चलने के बाद नीचे दी गई दो तरह की एरर कंट्रोल टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है स्टॉप एंड वेट ARQ, सेकंड इज स्लाइडिंग विंडो ARQ। फर्स्ट इज स्टॉप एंड वेट ARQ यानी कि स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। स्टॉप एंड वेट जो है वो प्रोटोकॉल है। इसमें सेंडर जो है वो एक टाइम में केवल एक डेटा पैकेट को ही रिसीवर को सेंड करता है और रिसीवर को जब वो डेटा पैकेट रिसीव होता है तो सेंडर को वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और जो सेंडर है वो दूसरा पैकेट तभी सेंड करता है जब पिछले वाले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट उसके पास आती है। डेटा पैकेट भेजने की ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि सेंडर के पास भेजने के लिए डेटा होता है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का मेन बेनिफिट ये होता है कि
इससे एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये नेक्स्ट डेटा पैकेट तभी भेजता है जब पिछले वाले की एक्नॉलेजमेंट इसे रिसीव हो जाती है। इससे डेटा पैकेट के लॉस्ट हो जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। और इसके अलावा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की ये डिसएडवांटेज भी है, इसमें डेटा पैकेट्स के ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो होती है, क्योंकि सेंडर अगला पैकेट तब तक नहीं भेजता जब तक उसे पहले वाले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाती। तो इसके कारण सेंडर और रिसीवर दोनों को इनफाइनाइट टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। और अगर जो रिसीवर है वो सेंडर के द्वारा भेजे गए पैकेट की एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, तो जो सेंडर है वो पहले वाले पैकेट को रिसीवर को दोबारा रीट्रांसमिट करता है। इसके अलावा स्टॉप एंड वेट ARQ में एक टाइम आउट काउंटर को सेंडर साइड में मेंटेन किया जाता है। तो अगर सेंडर के दिए गए टाइम के अंदर उसे रिसीवर के द्वारा कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, तो सेंडर मान लेता है कि उसके द्वारा भेजा गया जो पैकेट है वो या तो खो गया है या फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो चुकी है। तो सेंडर क्या करता है, उस डेटा को या पैकेट को दोबारा रीट्रांसमिट करता है। दूसरी बात यह है कि यदि रिसीवर डेटा फ्रेम में किसी एरर का पता लगा लेता है जो ये इंडिकेट करता है कि ये ट्रांसमिशन के दौरान करप्ट हो चुका है, तो रिसीवर क्या करता है, एक सेंडर को एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। और जब सेंडर रिसीवर के द्वारा भेजे गए उस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को रिसीव करता है, तब वो डेटा को दोबारा रीट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग विंडो ARQ। स्लाइडिंग विंडो ARQ में एक सेंडर एक ही टाइम में कई डेटा फ्रेम्स को सेंड कर सकता है। जो सेंडर है वो सेंड किए गए फ्रेम्स का रिकॉर्ड तब तक रखता है जब तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। रिसीवर एक ACK यानी कि एक्नॉलेजमेंट या NACK यानी कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो डेटा फ्रेम है वो सही तरीके से रिसीव हुआ है या फिर उसमें कोई एरर आ गया है या फिर वो जो डेटा है या पैकेट है वो लॉस हो चुका है। स्लाइडिंग विंडो ARQ की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट है गो बैक एन ARQ एंड देन सेकंड इज सिलेक्टिव रिपीट ARQ। अब हम समझते हैं कि गो बैक एन ARQ क्या होता है। गो बैक एन यानी कि GBN प्रोटोकॉल को गो बैक एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। ये एक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है जो कि स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का उपयोग करता है। गो बैक एन प्रोटोकॉल में यदि कोई फ्रेम लॉस्ट हो जाता है या फिर करप्ट हो जाता है, तो लास्ट फ्रेम के बाद सारे फ्रेम्स को दोबारा से सेंड किया जाता है। सेंडर की विंडो का साइज n होता है, पर जो रिसीवर्स विंडो का साइज होता है वो सिर्फ 1 होता है। गो बैक एन की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इसमें सभी फ्रेम्स को दोबारा से सेंड करना पड़ता है, चाहे उसमें कोई एरर ना हो। और अगर इसके एक फ्रेम में कोई एरर आ जाती है तो भी हमें सारे फ्रेम्स को दोबारा से सेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव रिपीट ARQ। इस ARQ में यदि कोई फ्रेम लॉस्ट हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो केवल उसी फ्रेम को फिर से सेंड किया जाता है जिसमें नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है। इसमें सेंडर्स विंडो साइज और रिसीवर्स विंडो साइज सेम होता है। ये गो बैक एन ARQ की प्रॉब्लम को रिमूव करता है, क्योंकि गो बैक एन ARQ के विपरीत एरर फ्री फ्रेम को रिसीवर के विंडो साइज के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है, जो अब सेंडर के साइज के बराबर होता है। अनलाइक दी गो बैक एन ARQ जहां पर रिसीवर का विंडो साइज सिर्फ 1 था, इसमें रीट्रांसमिशन मेथड को मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि केवल इंडिविजुअल फ्रेम्स को ही रीट्रांसमिट किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आए हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।